बच्चों इसके पहले वाले भाग में मैं आपसे बात कर रहा था एक साम्राज्य जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, और उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक शासक के द्वारा की जाती है, और उनके पुत्र हुए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए थे सम्राट अशोक। अब इस भाग में हम बात करेंगे बच्चों जो ये मौर्य साम्राज्य है उसके प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाता था, किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता था, इन सभी बिंदुओं के बारे में। तो देखें बच्चों, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के अधिक विस्तार के कारण इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से प्रशासन किया जाता था। बच्चों हमने बात की थी कि इस मौर्य के आगे जो लग रहा है साम्राज्य, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जो राज्य विशेष का जो विस्तार है वो कितना होगा, अर्थात ये जो साम्राज्य है इसका विस्तार अत्यधिक था। तो अत्यधिक होने के कारण इसके विभिन्न भागों पर, विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता था, प्रशासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का क्या था, सीधा नियंत्रण होता था। वहीं देखा कि इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो इसके आसपास के जो हिस्से थे वहां पर क्या होता था, जो मौर्य वंश का सम्राट होता था उसी का क्या रहता था, सीधा नियंत्रण रहता था। और इस इलाके में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, सम्राट अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। अर्थात जो राजधानी या इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कर इकट्ठा करने के लिए सम्राट के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को अधिकारी क्या देते थे, सजा देते थे। इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान मिलता है। कई अधिकारी बच्चों नियमित वेतन पर भी रखे जाते थे, इन्हें नियमित मासिक वेतन पर रखा जाता था। अधिकारियों की निगरानी के लिए गुप्तचरों को भी यहाँ पर रखा जाता था। इस प्रकार के उल्लेख भी हमें मिलते हैं ताकि ये अधिकारी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके, इसलिए मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को भी रखा गया है। सम्राट का पद साम्राज्य में क्या होता था, सबसे उच्च होता था, सर्वोच्च होता था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से क्या करता था, सभी पर क्या करता, नियंत्रण रखता था। सम्राट ही इस साम्राज्य के क्या है, सबसे सर्वोच्च पद है, और इस पद को बनाए रखने और इस पद की गरिमा और इसका कार्य होता था कि जो सभी वर्ग हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से साम्राज्य को चलाया जाए। इसके लिए राज परिवार के लोग और वरिष्ठ मंत्री जो हैं इस सम्राट की क्या करते थे बच्चों, सहायता करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत भी थे जिन पर शासन तक्षशिला एवं उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियां हैं इनसे किया जाता था। तो बच्चों देखा हमने कि जो प्रमुख नगर हैं मौर्य साम्राज्य के, उनमें देखा था बच्चों कि जो पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है और उज्जैन है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर क्या होता था, सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, इसीलिए यहाँ पर सम्राट के द्वारा पूरे शासन और प्रशासन को देखा जाता था। वहीं छोटे छोटे प्रांतों की बात की जाए तो वो है तक्षशिला और उज्जैन। इन प्रांतों का महत्व इतना था कि आसपास के जो क्षेत्र होते थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए इनको प्रांतीय राजधानियों का दर्जा दिया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र होते थे और इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। बड़े बड़े ये क्षेत्र होते थे, जंगली क्षेत्र होते थे। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए मौर्य जो शासक हैं वो बच्चों क्या करेंगे, जो नदी मार्ग है या फिर जो सड़क मार्ग है इन मार्गों पर ये क्या कर लेते थे, नियंत्रण कर लेते थे। इसी से इन जो क्षेत्रों का नियंत्रण है वो इनके हाथ में आ जाता था, क्योंकि जो आवागमन के मुख्य साधन होते थे वो क्या होते थे, मार्ग और नदियां ही होते थे। अर्थशास्त्र पुस्तक है बच्चों, और इसके जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य। इसके बारे में हमने बात की थी पहले, जिसका विषय भी क्या है, राजनीतिक विषय है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वहीं जो दक्षिण भारत है वो सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। इस प्रकार के विवरण हमें जो इस प्रकार की पुस्तकें हैं जो इसकी समकालीन है, इन पुस्तकों में इस प्रकार के विवरण देखने को मिलते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो उपमहाद्वीप का है वहां पर क्या है, कंबल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दक्षिण भारत कीमती पत्थरों और सोने के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। संभवतः ये संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया आपके सामने, नजराना।
अब नजराने के रूप में इनको किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता था, और एक शब्द पहले आया था कि इनके द्वारा अधिकारियों को नियुक्त करके किसकी वसूली की जाती थी, कर की वसूली की जाती थी। तो ये कर और नजराना दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा अंत में जो जंगल वाले क्षेत्र आते थे, वहां रहने वाले लोग क्या होते थे, काफी हद तक क्या रहते थे, इन शासकों से स्वतंत्र रहते थे, और इससे यह आशा की जाती थी कि ये लोग मौर्य पदाधिकारी होते हैं, उनके लिए हाथी, लकड़ी, मोम, शहद, जो भी प्रकृति के द्वारा इन जंगलों में इनको जो वस्तुएं और खाद्य पदार्थ मिलते, उनकी ये लोग साम्राज्य के जो लोग और जो शासक वर्ग है उनके लिए व्यवस्था करते थे। अब देखें बच्चों, नजराना क्या है, तो नजराना और कर दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नजराना क्या है, कर से भिन्न है। अब किस प्रकार से भिन्न है, देखें बच्चों, ये देने के लिए लोगों की इच्छा ही प्रबल होती थी, अर्थात इसे देने के लिए लोग क्या होते थे, स्वैच्छिक होते थे, अर्थात कोई देना चाहे तो ठीक और नहीं देना चाहे तो भी ठीक। लेकिन जो कर होता था बच्चों, कर स्वैच्छिक नहीं होता था और कर को देना ही होता था, इसलिए नजराना और कर क्या है, आपस में अलग अलग है। ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो अधिकारियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। इसे नियमित रूप से कभी भी वसूला नहीं जाता था, कभी भी इकट्ठा नहीं किया जाता था। इसे अनियमित रूप से जब भी आवश्यकता होती तब ले लिया जाता था। लेकिन जो कर की बात करें तो कर बच्चों क्या है, नियमित रूप से जो अधिकारी वर्ग होते थे उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता था, वो क्या कहलाता था, कर कहलाता था। वही नजराना क्या है बच्चों, अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाने वाला है। और बात करें कि जो कर है वो स्वैच्छिक नहीं होता था, और नजराना क्या है बच्चों, स्वैच्छिक है। तो नजराने के बारे में आप इतनी सी बातें ध्यान में रखें। अब है राजधानी में सम्राट। एक उल्लेख किया है बच्चों, मेगस्थनीज नाम का एक यात्री था, और ये बहुत बड़ा एक विद्वान भी था। अब ये कहाँ का था कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के जो यूनानी राजा था, और इस यूनानी राजा का नाम था बच्चों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है बच्चों, मेगस्थनीज नामक व्यक्ति है। अर्थात जो सेल्यूकस निकेटर नामक राजा है उसका राजदूत है मेगस्थनीज, और ये मेगस्थनीज क्या कर रहा है, मौर्य साम्राज्य में भ्रमण कर रहा है, यात्रा पर आया हुआ है। मेगस्थनीज ने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उसका विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। ये बोल रहे हैं बच्चों कि जो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अर्थात मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट होता था वो जब जनता के सामने आता तो अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती थी और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लेके जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चल रहे हैं। इन पेड़ों पर प्रतिष्ठित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के क्या है, सिर के चारों तरफ क्या लगाते रहते बच्चों, चक्कर लगाते रहते। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से क्या रहते होते थे, घिरे हुए रहते थे। और इन राजाओं को यह डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। और उनके जो खाना होता था, उनको खाने से पहले जो खास नौकर होते थे, उन नौकरों को इस खाने को चखना होता था, और वे लगातार 2 रात किसी भी एक कमरे में नहीं सोते थे। इस प्रकार का ये जो विवरण है वो मेगस्थनीज प्रस्तुत कर रहे हैं। और राजा के द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर के द्वारा उसको चखने के लिए दिया जाता था, ताकि इस खाने के अंतर्गत कोई भी जहरीला पदार्थ किसी ने नहीं मिलाया हो। और वे लगातार 2 रात किसी भी एक कमरे में नहीं सोते थे। इससे दुश्मन को यह पता नहीं चले कि राजा कौन से कमरे में सो रहे हैं। पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है उसके बारे में ये मेगस्थनी लिखते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा नगर है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले यहाँ पर घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से ये घर क्या है, बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ अर्थात लकड़ी से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने जो बसेरे हैं, इनसे घिरा है।
राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? ये प्रश्न बच्चों इस विवरण से निकल कर आ रहा है। तो क्योंकि जो राजा है उसकी सुरक्षा अर्थात जो भोजन है उसमें किसी भी प्रकार का जो जहरीला पदार्थ है वो इसमें मिला हुआ नहीं हो, इसके लिए इन राजा के द्वारा जो भोजन है करने से पहले खास नौकर के द्वारा इनको चखा जाता था। अब देखिए बच्चों, सम्राट अशोक के बारे में हम बात करेंगे, जो मौर्य वंश के क्या है सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक हैं। मौर्य वंश के प्रथम शासक जिन्होंने जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं इनको खुदवाया। अशोक ने बच्चों जो मौर्य साम्राज्य है उसमें सबसे अधिक अभिलेखों को उत्कीर्णित करवाया था, ताकि इनके जो संदेश हैं सम्राट के या राजा के जो संदेश हैं उनको अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। अशोक द्वारा उत्कीर्णित अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा में बच्चों? प्राकृत भाषा में। और इन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो प्रश्न बन सकता है कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख है उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो भाषा तो हो जाएगी प्राकृत, और लिपि पूछे तो लिपि हो जाएगी अपनी ब्राह्मी लिपि। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति है, उनको इन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है। अर्थात 1837 में सर्वप्रथम एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब देखें बच्चों, अशोक का कलिंग युद्ध। तो सबसे पहले बात करें कि ये कलिंग जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें कि जो वर्तमान का जो ओडिशा वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र का नाम क्या था? कलिंग था। अर्थात कलिंग क्षेत्र क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का क्या है? प्राचीन नाम है। इस क्षेत्र को जीतने के लिए अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसे इतिहास में कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है कलिंग का युद्ध। अशोक के द्वारा इस युद्ध में हुई हिंसा और जो खून खराबा हुआ उसको देखने के बाद में युद्ध से क्या हो गई बच्चों? वितृष्णा हो गई, या फिर अशोक का युद्ध से क्या हो गया? ए लगा हो गया। इसके बाद में अशोक ने निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, और युद्ध का मैं आज ही क्या करता हूं? त्याग करता हूं। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। ये इतना खतरनाक बच्चों क्या था? युद्ध था जिसने सम्राट अशोक को क्या कर दिया? पिघला दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख है, वो देखें बच्चों। इस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद में मैंने कलिंग विजय की। जब से ये अशोक का राज्यारोहण हुआ उसके 8 साल बाद अशोक के द्वारा क्या किया गया? कलिंग युद्ध किया गया और उसमें विजय प्राप्त की। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। पहले क्या होता था बच्चों? युद्ध में लोगों को क्या किया जाता था? बंदी बना लिया जाता था। 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में बच्चों क्या हुए? मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ है। और ये दुख क्यों हुआ है? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या होते हैं बच्चों? बंदी बना लिए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। जबकि इन लोगों का किसी भी प्रकार का कोई कसूर नहीं था, फिर भी ये लोग मारे जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को बच्चों क्या कर देते हैं? खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। इस कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने किसकी स्थापना की है बच्चों? धम्म की स्थापना की है, और धम्म का ये पालन करेंगे। अब धम्म क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से क्या है? ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद में मेरे जो बेटे और पोते हैं वो भी युद्ध ना करें, और युद्ध न करने के बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो धम्म है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो बच्चों, इस युद्ध के बाद में एक जो व्यवस्था है उसका नाम था धम्म। इस व्यवस्था को अशोक क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं, और अभिलेख के रूप में ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को और अपने बेटों और पोतों को कि आगे भी आप किसी भी प्रकार का युद्ध न करें, और आप केवल इस बात पर बल दें कि जो धम्म नामक एक व्यवस्था और संगठन है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए।
तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो ये धम्म नामक एक नई व्यवस्था है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।